नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। तक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि और दिन सोमवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 24 मार्च सन 2025। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में 1 अप्रैल से सड़कों पर सफर करना होगा महंगा, 5% तक टोल टैक्स में हो सकती है बढ़ोतरी। हरियाणा में जमीन की खरीद फरोख्त के लिए पहले करानी होगी अब रजिस्ट्री, सरकार ला रही है नया नियम। हरियाणा में व्यापारियों के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लागू, सीएम बोले 7 अप्रैल से आवेदन लेंगे। हरियाणा सरकार ने मांगी अनुबंधित प्रोफेसरों की जानकारी, 14 यूनिवर्सिटी में जॉब सिक्योरिटी की उम्मीद जगी। हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी पहुंचे करनाल, मेगा सब्जी मेले में किसानों से किया संवाद, बोले बागवानी में 95 तो कृषि बजट में 19.2% की बढ़ोतरी। हिसार में कांग्रेस सांसद जयप्रकाश ने मोदी सरकार को घेरा, बोले किसान सम्मान निधि धोखा, उद्योगपतियों का कर्ज माफ हो रहा, किसानों का नहीं। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में इस दिन घोषित होगा रिजल्ट, 1 अप्रैल से शुरू होगा नया शैक्षणिक सत्र। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आ रही है खुशखबरी, अगले महीने लागू होने जा रही है ये स्कीम। और जीत के साथ चेन्नई सुपर किंग्स ने किया IPL 2025 का आगाज, मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से दी मात। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मौसम लगातार कई दिनों से परिवर्तनशील बना हुआ है, तापमान में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों में उम्मीद है कि मौसम साफ रहेगा, जिस कारण दिन में धूप खिली रहेगी। फिलहाल प्रदेश में गर्मी की आहट महसूस होने लगी है, जिससे कि तापमान में निरंतर बढ़ोतरी का दौर जारी है। दिन के समय गर्मी और रात के समय ठंड महसूस हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में तापमान में 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक का इजाफा देखने को मिल सकता है। प्रदेश का सिरसा जिला सबसे अधिक गर्म रहा, यहाँ का अधिकतम तापमान 34.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। विशेषज्ञ इस मौसम को लावणी के लिए अच्छा मानते हैं। जो किसान अपनी फसलों की लावणी करना चाहते हैं उनके लिए यह अच्छा मौका है। मौसम साफ बना रहेगा, इस दौरान कहीं भी बरसात की कोई संभावना नहीं है। हरियाणा में भिवानी महेंद्रगढ़ से भाजपा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह देसी दारू के स्पॉट में उतर आए हैं। रविवार को चरखी दादरी में भाजपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में धर्मवीर सिंह ने कहा कि इसके लिए सरकार को किसानों को परमिशन देनी चाहिए। देसी दारू बनाने में किसानों के उत्पादों का इस्तेमाल होगा, इससे उनकी आय दोगुनी नहीं बल्कि तिगुनी हो सकती है। अगर इसकी परमिशन मिलती है तो नकली शराब पर रोक लग सकेगी और इससे होने वाली मौतों पर भी अंकुश लगेगा। सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि नकली शराब पर अंकुश लगाने के लिए उस तरह की देसी दारू को बनाने की अनुमति दी जाए जिसमें जौ, अंगूर और गन्ने के रस के अलावा पेड़ पौधों का प्रयोग हो। ऐसा करने से किसानों की आय में भी बढ़ोतरी होगी। सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि हमारे लोकसभा क्षेत्र के कुछ गांव में पंचायत की जमीन है, यहाँ कनेक्टिविटी ठीक है। उनका पूरा प्रयास है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IIT उनके संसदीय क्षेत्र में आए। IIT और इंडस्ट्रियल एरिया स्थापित करने के लिए पंचायतों से जमीन के प्रस्ताव सरकार को भेजे गए हैं। इसके लिए केंद्रीय मंत्री से भी बातचीत हो चुकी है। हरियाणा सरकार ने राज्य के विश्वविद्यालयों में कार्यरत अनुबंधित शिक्षकों को जॉब सिक्योरिटी देने की दिशा में अहम कदम उठाया है। सरकार ने 14 विश्वविद्यालयों से अनुबंधित शिक्षकों की जानकारी मांगी है। उच्चतर शिक्षा निदेशालय के 10 और तकनीकी विभाग के 4 विश्वविद्यालयों से ये डाटा मांगा गया है। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर, कॉन्ट्रेक्चुअल, अस्थायी असिस्टेंट प्रोफेसर, अतिथि, पार्ट टाइम, एडहॉक और रिसोर्स पर्सन शामिल है। उच्चतर शिक्षा विभाग के विश्वविद्यालयों को 20 मार्च और तकनीकी विश्वविद्यालयों को 24 मार्च 2025 तक ये जानकारी देनी है। सरकार ने 58 वर्ष से कम आयु वाले शिक्षकों का डाटा मांगा है। इसमें वे शिक्षक शामिल हैं जो 30 जून 2023 तक पात्रता पूरी करते हैं। वहीं हुक्टा के प्रदेश अध्यक्ष विजय मलिक ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इससे अनुबंधित शिक्षकों में जॉब सिक्योरिटी की उम्मीद जगी है। मलिक ने श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय पलवल की जानकारी भी मांगने की मांग की है। साथ ही उन्होंने IGU रेवाड़ी के 34 छटनीग्रस्त रिसोर्स पर्सन को दोबारा से नियुक्त करने की भी मांग की है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में रविवार को सीएम नायब सिंह सैनी ने व्यापारियों के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का शुभारंभ किया। GST के लिटिगेशन में सालों से फंसे व्यापारियों के लिए ये स्कीम 3 कैटेगरी में बनाई गई है। पहली कैटेगरी की बात करें तो 1 लाख से 10 लाख, दूसरी 10 लाख से 10 करोड़ और तीसरी में 10 करोड़ से ऊपर टैक्स वाले व्यापारियों को शामिल किया गया है। तीनों कैटेगरी में ब्याज और पेनल्टी को पूर्ण रूप से माफ करने की घोषणा की गई है। सीएम नायब सिंह सैनी ने स्कीम की घोषणा करते हुए कहा कि इससे प्रदेश के लाखों व्यापारियों को फायदा पहुंचेगा। 7 अप्रैल से इस स्कीम के आवेदन शुरू होंगे। व्यापारी 180 दिन यानी कि 3 महीने के लिए इस स्कीम का लाभ उठा सकेंगे। इस दौरान सीएम ने हरियाणा की सबसे ज्यादा टैक्स देने वाली 5 कंपनियों के संचालकों और विभागों के 5 अधिकारियों को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, छोटे व्यापारी जो GST के लिटिगेशन में सालों से फंसे हुए थे उनके लिए हम वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लेकर आए हैं। इसमें 1 लाख से 10 लाख तक के टैक्स के मामलों में ब्याज और पेनल्टी पूर्ण रूप से माफ की गई है। साथ ही मूल राशि का मात्र 40% ही देना होगा। वे व्यापारी मूल राशि को भी 2 किस्तों में चुका सकते हैं। इसके बाद 10 लाख से 10 करोड़
करोड़ रुपए तक के मामलों में ब्याज पेनल्टी माफ और मूल में से 50% देना होगा, जबकि 50% माफ कर दिया जाएगा। वहीं 10 करोड़ से ऊपर तक के मामलों में ब्याज व पेनल्टी पूर्ण रूप से माफ होगा, हालांकि इन्हें सारा मूल चुकाना होगा। हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा ने 7 गाने बैन किए जाने के बाद कहा कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो प्रदेश और देश तक छोड़ देंगे। हरियाणा में बीजेपी सरकार के गन कल्चर रोकने को लेकर लिए फैसले के बाद मासूम ने कहा, मेरा भाई भाजपा का एक्टिव वर्कर रहा है, मैंने भी भाजपा के लिए फ्री में कई कार्यक्रम किए। मासूम ने यह भी कहा, गानों से कोई क्रिमिनल नहीं बनता, बल्कि मजबूरी और शौक से बनता है। मैं खुद भी गन रखता हूँ, लेकिन यह सेल्फ डिफेंस के लिए है। प्रदेश सरकार ने जिन 9 गानों को गन कल्चर को बढ़ावा देने वाला बताया है, उनमें सबसे ज्यादा 7 गाने मासूम शर्मा के हैं। इसी वजह से मासूम को लग रहा है कि सरकार या फिर उसमें बैठे व्यक्तियों ने उन्हें टारगेट किया है। तो मैं भाग्यशाली हूं कि सरकार की पहल मेरे गानों से हुई है। अगर मुझे टारगेट कर गानों को डिलीट करवाया गया है तो यह मेरे लिए अन्याय है। मुझे सरकार से न्याय की उम्मीद है। मासूम शर्मा ने कहा, अगर सरकार से न्याय नहीं मिला तो मेरे पास आखिरी हथियार हाईकोर्ट का ही बचेगा। अगर फिर भी न्याय नहीं मिला तो मैं प्रदेश और जहां तक देश छोड़ने के लिए भी मजबूर हो जाऊंगा। हिसार में पूर्व मंत्री रणजीत चौटाला वर्करों की मीटिंग लेने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पहुंचे। यहां रणजीत ने एक एक वर्कर से मुलाकात की, वहीं कुछ वर्करों को मंच से बोलने का मौका भी मिला। वर्करों ने रणजीत चौटाला से कहा कि आप हिसार लोकसभा में हारकर भी जीत गए हो। हिसार से रणजीत चौटाला को 5,30,000 वोट मिले, जो कहीं ज्यादा हैं। वर्करों ने कहा कि कहा जाता है कि जाट बीजेपी को वोट नहीं देते, मगर हिसार में जाटों ने रणजीत चौटाला को खूब वोट दिए हैं। वर्करों ने कहा कि रणजीत चौटाला को 4 लाख वोट जाटों ने दिए हैं, जबकि 1,30,000 वोट बीजेपी के मिले हैं। रणजीत की काबिलियत से ही वोट मिले हैं। वहीं पेटवाड़ के सरपंच ने कहा कि रणजीत चौटाला अगर हिसार से जीतते तो केंद्र में मंत्री बनते, इससे हिसार का नुकसान हुआ है। ऐसे व्यक्ति कम ही देखने को मिलते हैं जो हार के बाद भी जनता के बीच होते हैं। करनाल के घरोंडा में जीटी रोड स्थित सब्जी उत्कृष्टता केंद्र में आयोजित हो रहे 11वें मेगा वेजिटेबल एक्सपो में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। इस दौरान उनके साथ कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा, विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण, करनाल विधायक जगमोहन आनंद सहित अन्य भाजपा नेता मौजूद रहे। यहां पर पहुंचने पर सबसे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पौधारोपण किया। सीएम नायब सिंह सैनी ने मंच से किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि मेले के 3 दिनों में किसानों को नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी दी गई है। खेती को आधुनिक और नई जरूरतों के अनुसार बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। मेले के आयोजन को लेकर सीएम ने बागवानी विभाग और महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी को बधाई दी। सीएम सैनी ने अपने संबोधन में कहा कि हरियाणा सरकार बागवानी यानी हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं चला रही है, जिनका उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और उन्हें आधुनिक तकनीक से जोड़ना है। उन्होंने कहा कि बागवानी क्षेत्र में विस्तार हो रहा है। 2,40,000 एकड़ में फलों, सब्जियों, फूलों और मसालों की खेती हो रही है। फल उत्पादन पर प्रति एकड़ 50% तक की सब्सिडी, सब्जी खेती के एकीकृत मॉडल पर 50% तक की सब्सिडी, वहीं मशरूम की खेती के लिए 40% से 85% तक की सब्सिडी, पॉली हाउस, हाईटेक ग्रीन हाउस, वॉकिंग टनल आदि पर सामान्य किसानों को 50% और अनुसूचित वर्ग के किसानों को 85% तक की सब्सिडी उपलब्ध करवाई जा रही है। वहीं इजराइल की तकनीक अपनाई जा रही है। कुरुक्षेत्र में मधुमक्खी पालन विकास केंद्र स्थापित किया गया है। उच्च तकनीक वाले ग्रीन हाउस में मिट्टी रहित खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। 2600 करोड़ की लागत से गन्नौर में अंतर्राष्ट्रीय फल एवं सब्जी मंडी बनाई जा रही है। नमो ड्रोन दीदी योजना लागू की गई है, जिसमें 100 महिलाओं को ड्रोन पायलट प्रशिक्षण दिया गया है। प्रत्येक महिला को 8 लाख रुपए का ड्रोन मुफ्त दिया गया है। ड्रोन से खाद, कीटनाशक का छिड़काव और फसल निगरानी संभव होगी। स्मार्ट सेंसर से मिट्टी, तापमान और पोषक तत्वों की भी जांच होगी। इस मेले में लकी ड्रा का भी आयोजन किया गया, जिसमें विजेताओं को इस ड्रा के माध्यम से एक किसान को एक मिनी ट्रैक्टर, एक किसान को पावर वीडर और 10 अन्य किसानों को स्प्रे पंप दिया गया। इन विजेताओं को खुद मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। हिसार लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस सांसद जयप्रकाश ने मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने अग्रोहा में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वर्तमान सरकार किसानों की उपेक्षा कर रही है। उन्होंने किसान सम्मान निधि को धोखा बताया। जेपी ने कहा कि यूपीए सरकार में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किसानों का कर्ज माफ किया था, लेकिन मोदी सरकार ने सिर्फ उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया है। सांसद ने डीजल की कीमतों का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि भाजपा एक ड्रम डीजल पर किसानों से 7,000 रुपए वसूलती है, लेकिन वापस केवल 6,000 रुपए करती है। जेपी ने प्रधानमंत्री के 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के वादे का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 2025 में भी किसानों की आय 2022 से कम हो गई है। उन्होंने मंडियों को खत्म करने के कानून की भी आलोचना की। बेरोजगारी पर चिंता जताते हुए जेपी ने कहा कि हरियाणा सहित कई अन्य राज्यों के युवा विदेशों में रोजगार की तलाश कर रहे हैं। उन्होंने समाज के प्रबुद्ध वर्ग से इन मुद्दों को मजबूती से उठाने की अपील की है।
हरियाणा स्कूल शिक्षा निदेशालय की ओर से नए शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए एडमिशन प्रोसेस के तहत प्रवेश उत्सव व परीक्षा परिणाम का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 1 अप्रैल को सभी सरकारी स्कूलों में वार्षिक परीक्षा परिणाम जारी किए जाएंगे। इसी दिन बच्चों को नई कक्षा की पुस्तकें भी प्रदान की जाएंगी। इसी दिन से स्कूलों में दाखिला प्रक्रिया की शुरुआत होने जा रही है। प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल और समुदायों में 24 से 28 मार्च तक स्कूल मुखिया, कक्षा शिक्षक, संबंधित ग्राम पंचायतें जागरूकता अभियान चलाएंगी। अस्थानांतर यानी बदली हुई अवस्था और ठहराव के बारे में जागरूकता के लिए 1 अप्रैल को विशेष अभिभावक व शिक्षक की बैठक का आयोजन होगा। दूसरे चरण में बात करें तो कक्षा 5 और 8वीं के सभी विद्यार्थियों का 2 अप्रैल को कक्षा 6 और कक्षा 9 में नामांकन करवाया जाएगा। वहीं जिन स्कूलों में उच्च प्राथमिक माध्यमिक सेक्शन नहीं है, ऐसे बच्चों का पड़ोस के नजदीकी स्कूलों में नामांकन अस्थानांतर 2 अप्रैल को होगा। स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र 3 अप्रैल को और अगले स्कूल में बच्चों का प्रवेश 4 अप्रैल को होगा। वहीं तीसरे चरण में कक्षाओं के सुचारू संचालन और ड्रॉप आउट रोकने के लिए 21 अप्रैल से लेकर 15 मई तक अभियान चलाया जाएगा। हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्गों पर 1 अप्रैल से सफर करना महंगा हो जाएगा। दरअसल नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया टोल पॉइंट्स पर मौजूद दरों में 4 से लेकर 5% तक बढ़ोतरी करने जा रही है। इसके लिए NHAI द्वारा तैयारियां पूरी कर ली गई है। वर्तमान में प्रदेश में प्राधिकरण की सड़कों पर कुल 55 टोल पॉइंट्स हैं। प्राधिकरण के एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि ये नई दरें 1 अप्रैल 2025 से लागू होने जा रही है। बता दें कि हर साल 1 अप्रैल को नए सिरे से टोल टेंडर जारी किए जाते हैं और इस दौरान राशि भी बढ़ाई जाती है व टोल दरें महंगी हो जाती है। बीते साल 2.5% की बढ़ोतरी की गई थी, लेकिन उससे पिछले साल की बात करें तो इसमें 7.5% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। जिला बाल कल्याण परिषद पंचकुला में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आपको बता दें कि ये भर्तियां अस्थायी आधार पर की जाएंगी। महिला व पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार अपने आवेदन भेज सकते हैं। सैलरी की बात करें तो 18,792 रुपए पर मंथ मिलेगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 अप्रैल 2025 साय 5 बजे तक रहेगी। इन पदों के लिए आवेदक PGDC या फिर BSc IT धारक होने चाहिए। आवेदकों को फीस का भुगतान 100 रुपए के बैंक ड्राफ्ट से करना होगा। अधिकतम आयु 40 वर्ष तय की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करने होंगे। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन अवश्य देख लें। हरियाणा में अब रजिस्ट्री कराए बगैर जमीन की खरीद फरोख्त का खेल नहीं होगा। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन ने गलत तरीके से जमीन की खरीद फरोख्त को रोकने के लिए ये मसौदा तैयार कर लिया है। इसके लिए सूबे की नायब श्रेणी सरकार नए नियम लागू करने जा रही है। शहरों के बाहरी क्षेत्रों में जमीन की रजिस्ट्री में कई तरह के पेच फंसे होने के कारण डेवलपर्स, बिल्डर्स और सोसाइटियां खरीदार को अपनी पुस्तकों में प्लाट का हस्तांतरण कर कब्जा दे देते हैं, लेकिन रजिस्ट्री नहीं करवाते हैं। इससे सरकार को स्टाम्प ड्यूटी का नुकसान होता है। अब इस तरह की सभी अचल संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। अगर खरीदार निश्चित समय सीमा में प्लाट की रजिस्ट्री नहीं कराता है तो उससे मौजूदा कलेक्टर रेट के अनुसार स्टाम्प शुल्क लिया जाएगा। प्रदेश सरकार सभी तहसीलों में आधुनिक पासपोर्ट कार्यालयों की तर्ज पर रजिस्ट्री कराने की सुविधा उपलब्ध करवाने जा रही है, जिससे कि घर जमीन की रजिस्ट्री के लिए आवेदन किया जा सकेगा। बता दें कि प्रदेश के 1-1 इंच जमीन के ड्रोन सर्वेक्षण का काम अब पूरा हो चुका है। सभी गाँव में राजस्व रिकॉर्ड को पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत कर दिया गया है। जमीन की निशानदेही का काम जरीब विधि के बजाय अब रोवर के माध्यम से किया जाएगा, जिससे कि कम समय में और कम कीमत पर प्रमाणिक निशानदेही सुनिश्चित होगी। राजस्थान कोचिंग सेंटर्स यानी कंट्रोल एंड रेगुलेशन बिल 2025 विधानसभा में पेश किया गया। राज्य में कोचिंग करने वाले स्टूडेंट्स की बढ़ती सुसाइड और कोचिंग सेंटर्स की मनमानी को रोकने के लिए ये बिल लाया गया है। हालांकि इस बिल को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बिल में केंद्र की गाइडलाइंस को बिल में जगह नहीं दी गई है। कुछ पेरेंट्स एसोसिएशन ने सवाल खड़े करते हुए कहा है कि ये मजबूत बिल नहीं है। केंद्र सरकार ने कोचिंग सेंटर्स को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा कमजोर बिल पेश किया है। केंद्र सरकार की जनवरी 2024 की गाइडलाइंस के अनुसार बता दें कि कोचिंग सेंटर्स को नियमों का उल्लंघन करने पर पहली बार करने पर 25,000 रुपए और दूसरी बार करने पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना होगा। वहीं राजस्थान सरकार के बिल में पहली बार जुर्माना 2 लाख रुपए और दूसरी बार जुर्माना 5 लाख रुपए है। लोगों का कहना है कि दोनों के अलग अलग प्रावधान होने की वजह से कहीं ऐसा न हो कि कोचिंग सेंटर्स बीच का कोई रास्ता बचने के लिए निकाल लें। वहीं केंद्र की गाइडलाइंस के अनुसार बता दें कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे कोचिंग सेंटर्स में एडमिशन नहीं ले सकते हैं, लेकिन राज्य सरकार के बिल में एज लिमिट को लेकर कोई प्रावधान नहीं है। वहीं कोचिंग सेंटर्स को फीमेल और डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स को एडमिशन देने के लिए स्पेशल प्रावधान बनाने चाहिए। ये दोनों पॉइंट्स ड्राफ्ट में शामिल थे, लेकिन अब बिल से हटा दिए गए हैं। इंडियन मार्केट में टेक कंपनी एप्पल का एक नया स्मार्टफोन आईफोन 16e आया है, जो आईफोन 16 सीरीज का सबसे सस्ता मॉडल भी है। कंपनी ने इसे 3 स्टोरेज ऑप्शन यानी 128 GB, 256 GB और 512 GB के साथ मार्केट में लॉन्च किया है।
इसकी शुरुआती कीमत 59,900 रुपए है। स्मार्टफोन में आईफोन 16 वाला बायोनिक A18 चिपसेट दिया गया है। इसके अलावा फोन में 6.1 इंच का XDR डिस्प्ले और 26 घंटे बैकअप वाली बैटरी भी मिलेगी। आईफोन 16e में एप्पल का पहला इन हाउस मॉडेम एप्पल C1 दिया गया है। फोन में सबसे खास चीज इसका एप्पल C1 मॉडेम है, जो अब तक किसी भी आईफोन में नहीं दिया गया है। एप्पल के अब तक के आईफोन में क्वालकॉम 5G AI प्रोसेसर जनरेशन 2 मिलता आया है। C1 मॉडेम से फोन में आपको हायर बैंडविड्थ और लो लेटेंसी मिलेगा, जिससे डाउनलोड और अपलोड फास्ट हो जाएगी। 5G कनेक्टिविटी दूसरे आईफोन से और ज्यादा इंप्रूव मिलेगी। कंपनी इसे अब तक का मोस्ट पावर एफिशिएंट मॉडेम कह रही है, यानी इससे बैटरी लाइफ भी ज्यादा रहेगी। फोन के साथ सिर्फ 2 कलर यानी ब्लैक और व्हाइट ऑप्शन अवेलेबल है। सबसे खास बात इसमें सैटेलाइट कनेक्टिविटी दी गई है, जिससे जहां नेटवर्क सुविधा नहीं है वहां पर फोन को सैटेलाइट से कनेक्ट करके मैसेज भेज सकते हैं। कंपनी का दावा है कि फोन 26 घंटे तक वीडियो प्लेबैक और 90 घंटे तक ऑडियो प्लेबैक सपोर्ट करता है। फोन के साथ 20 वाट का टाइप C चार्जर दिया गया है, जिसे 20 वाट या फिर उससे अधिक के पावरफुल अडेप्टर से 30 मिनट में 50% तक चार्ज किया जा सकता है। अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद खास होने वाली है। दरअसल अगले महीने की 1 तारीख यानी कि 1 अप्रैल से एक नई स्कीम लागू होने जा रही है, जिसका लाभ लगभग 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा। इस स्कीम का नाम यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी UPS है। 1 अप्रैल 2025 से यह स्कीम प्रभावी हो जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए शुरू की गई यह एक पेंशन योजना है। पेंशन फंड रेगुलेटरी और विकास प्राधिकरण द्वारा इस स्कीम को लागू करने संबंधी एक अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस स्कीम से जुड़े नियम 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी माने जाएंगे। इसके तहत कर्मचारी को रिटायरमेंट से पहले के 12 महीने के औसत मूल वेतन का 50% सुनिश्चित पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। जिन कर्मचारियों की कम से कम 10 साल की सेवा अवधि है, उन्हें हर महीने 10,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन दी जाएगी। पुराने नियमों के अनुसार कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाता था। अब कर्मचारियों को यह विकल्प दिया जाएगा कि वे NPS और यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी UPS में से किसी एक का चुनाव कर सकते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों की मृत्यु होने पर भी उनके परिवार को फैमिली पेंशन के तहत 60% पेंशन दी जाएगी। इस योजना के तहत कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी का 10% अंशदान देंगे, जबकि सरकार इसमें 18.5% योगदान करेगी। वहीं NPS में सरकार 14% योगदान देती है। जो कर्मचारी इस योजना के लिए नामांकन करवाना चाहते हैं, वे 1 अप्रैल 2025 से npscra.nsdl.co.in के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा वे फिजिकल रूप से भी अपने दस्तावेज जमा करवा सकते हैं। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।